नमस्कार। सर एक बार बताएँगे सभी बताएँगे चैट बॉक्स के माध्यम से कि मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर पहुँच रही है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू। ठीक है। तो चलिए सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, तो जैसा देवाशीष सर अभी बता रहे थे कि अब हम जी गतिविधियों सर, पर बात आ करेंगे रही है। और अभी तक लगभग हम लोगों ने पिछले सेशन में जो पूरा हमारा सत्र चला, उसमें हम लोगों ने जितना भी टॉपिक था हमारा, लगभग उसके बारे में आप लोगों को बताया और कैसे बच्चों तक उसको पहुँचाना है, इस पर हम लोगों ने बात की। और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब नया सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो इसके अगर हम इसको फिर से शुरू करें और नई गतिविधि अगर सामने लेकर आएँ, जो बच्चों को जिसके माध्यम से पढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। तो अब हमारा जो क्लास होगा, वो गतिविधि पर आधारित होगा और हम क्रम से चलेंगे। तो जैसे देवाशीष सर बताए कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते जाएँगे। तो हमारा हर सैटरडे को जो क्लास होगा, वो क्रम से होगा, तो आप सभी इसमें जुड़ें, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो पाए। और यदि आपका क्लास मिस होता है, तो क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और यूट्यूब में शेयर किया जाता है, तो बिल्कुल आप वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं यही चाहूँगा कि जब भी आवश्यकता हो, आप चैट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें और बीच में भी अगर कोई बात आप लोगों को रखनी है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं या कोई सवाल हो, वो भी आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं। तो जैसे हम शुरू करते हैं, तो गिनती से ही शुरू करते हैं। आज जो हमारा सेशन होगा वो गिनती से शुरू होगा, लेकिन गिनती का मतलब ये कि जैसे पहली के क्लास के बच्चों के लिए ये है कि पहली क्लास के बच्चों को अगर आप सिखाना शुरू कर रहे हैं, गिनती सिखाना शुरू कर रहे हैं, तो हम सीधे 1 से 100 तक नहीं सिखाते हैं। हम सीधे आज बात करते हैं 1 से 9 तक की अंकों की पहचान और 1 से 9 तक की संख्याओं को बच्चे कैसे गिने, हम क्या गतिविधि करें कि बच्चे अंकों को आसानी से पहचान जाएँ। इसमें अगर आप लोगों को विचार होंगे तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हम यही देखते हैं कि बच्चे जो स्कूल आने से पहले गिनना लगभग सभी कोई जानते हैं। गिनना जानते हैं मतलब अगर आप उनसे पूछेंगे कि गिनती बोलो, तो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके गिनते हैं। कोई बच्चा 20 तक जानता है, कोई 30 तक जानता है, कोई 40 तक जानता है। जानने का मतलब ये है कि वो बोल लेता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए 20-30 कोई बच्चे 100 तक भी बोल देते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान उनको पहले दिया जाता है, चाहे आंगनबाड़ी में दिया जाए या घर पे दिया जाए या मोबाइल में देखकर बच्चे सीखे हों, उनको बोलना आता है। लेकिन हम एक बार सोच के देखें कि वो गिनती तो बोल लेते हैं, लेकिन क्या वो गिनती का मतलब समझते हैं? क्या वो 3 जैसे बोल रहे हैं तो 3 का मतलब समझते हैं? 4 बोल रहे हैं तो 4 का क्या मतलब वो समझते हैं कि 4 होता क्या है? क्योंकि ये जो परेशानी है, ये लगभग जैसा हम ज्ञानशाला से जुड़े हुए हैं और इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनके स्तर तक पहुँचाना। तो हम ये देखते हैं कि तीसरी का जो बच्चा है, वो हो सकता है कि वो भी अंकों को ना पहचाने। गिनती तो पूरा गिन लेता है कि 1 से 100 तक बोल लेगा। हाँ, कोई-कोई बच्चे लिख भी लेते हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं। कि 1 कौन है? मान लीजिए 1 से 10 तक पहचान भी गए, तो आगे की संख्या अगर उनको बोला जाता है कि आप 53 लिखो, तो बच्चे नहीं पहचान पाते या 53 को दिखा के पूछा जाएगा कि ये कितना है? तो वो नहीं पहचान पाते। तो इसका सबसे मुख्य कारण यही होता है कि हम बच्चों को सिखाना जब शुरू करते हुए होते हैं, जब उनको शुरुआत करते रहते हैं, तो अधिकतर यही करते हैं कि उनको लिखना से भी शुरू कर देते हैं बहुत लोग और बहुत लोग बोलना से भी शुरू करवाते हैं। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है, जिसमें अगर हम अमूर्त रूप से बात करते जाएँ, तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए उनको गिनती सिखा रहे हैं, 1, 2 टीचर बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना से हम शुरू किए हुए हैं तो 1 बोल रहे हैं तो बच्चा 1 बोल रहा है, हम 2 बोल रहे हैं तो वो 2 बोल रहे हैं, हम 3 बोल रहे हैं तो वो 3 बोल रहे हैं। रिपीट करते हुए उनको यदि गिनती आ भी जाती है किसी तरह, वो 1 से 20 तक या 1 से 10 तक बोल लेते हैं, 1 से 20 तक बोल लेते हैं, 30 तक बोल लेते हैं। लेकिन
और कोई बच्चे लिख भी लेते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं क्योंकि वो देख-देख के उसको रट लेते हैं। तो जो प्रतीक होता है, संख्याओं के लिखने का जो प्रतीक होता है, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 2, तो बच्चे उसको लिख भी लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, उसका मतलब वो नहीं समझ पाते। तो यही कारण बनता है आगे जाकर कि बच्चे 1 से 100 तक गिनती तो बोल लेते हैं, लेकिन अंकों और संख्याओं को पहचानने में उनको कठिनाई आती है। तो जैसा आज हमारा मैटर है कि बच्चों को 1 से 9 तक की अंकों को कैसे सिखाएँ कि बच्चे 1 का मतलब समझ पाएँ, 2 का मतलब समझ पाएँ, 3 का मतलब समझ पाएँ, ऐसे करते हुए आगे बढ़ पाएँ। तो आज हम जो बात करेंगे वो 9 तक ही बात करेंगे। तो ये सब समस्याएँ होती हैं आगे, ये समस्याएँ पर बात थी। तो हमें कैसे सिखाना चाहिए, अब हम इस पर बात करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप भी बच्चों को सिखाते होंगे। गिनती से ही शुरू करते होंगे, तो कैसे अंकों को पहचानते हैं, पहचानना सिखाते हैं, इस पर आप लोग के भी विचार होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि बात हो रही थी कि अमूर्त रूप में अगर बोला जा रहा है, कि बच्चों को केवल क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। 1, 2, 3, 4 बोल के उनको रिपीट करने को कहा जा रहा है। जैसे बाकी सब्जेक्ट विषय में किया जाता है। कि कविता बोले, कविता बच्चे सुने और बोल दिए। उसी तरह अगर हम इससे भी शुरू करते हैं तो बच्चा बोलने तो सीखता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता अंकों को, गिन नहीं पाता। तो उसके लिए हम कुछ गतिविधि लिख के रखे हुए हैं और उसको आप लोगों को बताया जाएगा अभी। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं। जो बच्चे देखे हुए हैं, हम उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक क्या है? मार्कर है, एक मार्कर है, ठीक है? ये एक है। तो अगर बच्चों को हम वस्तु दिखाकर आगे सिखाते हैं, वस्तु दिखा सकते हैं, वस्तु का मतलब ये हो सकता है कि जो वहाँ उपलब्ध संसाधन है, जैसे देवाशीष सर बोल रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा ही खर्च करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत से संसाधन स्कूल में उपलब्ध होते हैं, या तो घर में उपलब्ध होते हैं, या तो आपके पास हो सकते हैं कि हो। और जैसे बहुत सारे ऐसे सब्ज़ी हैं जो उपलब्ध होते हैं, जैसे आलू, प्याज़, टमाटर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंकड़ होता है, कंचा होता है, उनके पास जो संसाधन है, कॉपी है, पेन है, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करके हम बच्चों को गणित सिखा सकते हैं आसानी से। तो बच्चों को अगर वस्तु दिखाते हैं, कोई भी वस्तु दिखाते हैं, जैसे ये मार्कर है और बच्चों को बताते हैं कि ये कितना मार्कर है, इसको गिन के एक बार बता देते हैं कि ये 1 मार्कर है। 1 का मतलब उनको अब देखिए उनको नज़र आ रहा है कि 1 क्या होता है, तो ये मार्कर जैसे 1 मार्कर हो गया। एक कंचा दिखा दिए, एक आलू दिखा दिए, एक टमाटर दिखा दिए, एक प्याज़ दिखा दिए, तो उनको धीरे-धीरे ये समझ में आएगा। देखिए अभी उनको लिखना नहीं सिखाना, बस अभी उनको गिनना सिखा रहे हैं। तो हम शुरू 1 से ही कर रहे हैं। तो एक चीज़ अगर दिखाते हैं तो 1 जब वो बोलेगा तो उसके मन में एक क्या बनेगा, 1 का रचना बन जाएगा कि 1 मतलब कितना होता है? ये होता है 1। चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक रबड़ हो, चाहे वो एक इरेज़र हो, चाहे शार्पनर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे उनका कॉपी हो, कंपास हो, पेंसिल हो, सबको दिखा सकते हैं। आप जितने भी वस्तु उपलब्ध हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि ये 1 का मतलब होता है ये 1। चाहे वो एक पेन दिखाइए और उनको काउंट करने के लिए कहिए और एक जब समझ जाएँ तो आगे बढ़िए। इसी तरह दूसरा वस्तु दिखाइए, 2 वस्तु दिखाइए। जैसे अब 1 पेन दिखा दिए, 1 मार्कर दिखा दिए। अब इसके बाद हम दिखाएँगे 2 मार्कर, तो बच्चा गिन सकता है 1, 2। अब यहाँ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 2 का मतलब क्या हो रहा है कि 2 मार्कर है। ये पेन भी हो सकता है, ये टमाटर भी हो सकता है, आलू भी हो सकता है, गिट्टी भी हो सकता है, कंचा भी हो सकता है। जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब गतिविधि करते हुए, उनको दिखाते हुए आगे बढ़ते जाएँगे। तो बच्चे मूर्त रूप में अंकों को पहचान रहे हैं कि कौन संख्या कितनी होती है। 1 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। चाहे वो कुछ भी हो सकता है जैसा मैंने बताया। उसी तरह 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया? 2 मतलब कोई भी वस्तु 1, 2, तो 2 का मतलब 2। उनको 2 का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 का मतलब ऐसे 2 होता है, चाहे वो कुछ भी हो, पेड़ हो या तो पत्ती हो, फूल हो, कुछ भी हो, आप दिखा सकते हैं। सर तो इसमें एक इस तरह प्रश्न मूर्त है। रूप का इस जी, सर सर, एक प्रश्न ये है कि तो क्या वास्तव में मतलब ऐसा होता है क्या कि बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते रहते हैं
और जब वो 8 बोल रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये चित्र नहीं बनता कि 8 का मतलब क्या है? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसा ही होता है सर कि बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 तो करते रहते हैं। लेकिन चित्र जो जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा अभी सर ने बताया कि चित्र की बात है जो 2 का मतलब जैसे अब हम 2 बोल रहे हैं तो बच्चे के अगर आप ऐसे सिखाना शुरू किए हैं कि 1 का मतलब जैसे 1 मार्कर है या तो कुछ भी वस्तु हो सकता है और बच्चों को एक ही चीज़ नहीं दिखाना है, कई चीज़ आप दिखा सकते हैं और उनको गिनने के लिए दे सकते हैं। अभी हम कुछ गतिविधि भी करेंगे। तो 1 का चित्र जो है वो सामने में बच्चा का बन रहा है कि 1 मतलब क्या हो गया? आप जैसे आप उनको पूछेंगे एक एक पेड़ कैसा होता है? तो वो तुरंत सोच लेंगे कि 1 पेड़, एक ही पेड़ दिखेगा उनको। और जैसे सर बोले कि 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 अभी बच्चे बोल देते हैं लेकिन 8 चित्र बच्चों को सामने नज़र नहीं आता, इसलिए वो 8 को नहीं पहचान पाते बिल्कुल सर, या तो 8 इस का मतलब वो इसमें नहीं समझ पाते कि 8 इसमें का मतलब सर क्या होगा। इसमें सर शिक्षक क्या प्रश्न पूछे अपने बच्चे से? मान लीजिए कोई गिनती स्तर का बच्चा हमारे पास है, तो उससे क्या प्रश्न पूछा जाए ताकि हमको पता चले कि वो वास्तव में 7 का मतलब क्या समझ रहा है? 7 का मतलब वो आड़ी-तिरछी एक लकीर सिर्फ समझ रहा है या एक शब्द समझ रहा है 7, इतना ही समझ रहा है या फिर 7 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चीजें उसके दिमाग में बनती हैं। ये किस प्रश्न से क्लियर होगा? टीचर क्या पूछे बच्चे से? जी, जी, बिल्कुल। तो अभी सर हम कुछ बातें आगे कर लेते हैं, तो जी शायद सर, जी उसमें सर, जी ये सर, जी सवाल सर। भी स्पष्ट हो जाए और उसपे हम बिल्कुल, अच्छे से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल जैसा सर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि क्या ऐसा सवाल है मतलब बच्चों को सिखाने के लिए हम कैसे सिखाएँ कि 7 का मतलब क्या बनता है, उनके सामने क्या आता है? 7 वस्तुएँ आती हैं या 7 कोई शब्द उनको सुनाई पड़ता है या 7 का मतलब कुछ और समझ रहे हैं? तो बिल्कुल अभी तक जैसा हम शिक्षा देते हुए आए हैं, तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर ये 7 मतलब 7 का चित्र उनके सामने आ रहा है, चाहे वो 7 कुछ भी हो। आप कोई जानवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पक्षी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल कई पूछ सकते हैं कि 7 तो कई बच्चों के सामने संख्या बन जाती है। जो सिंबल सिखाया गया है वो सीख जाते हैं, बता देते हैं बच्चे और कोई बच्चे चित्र पूरा बनाकर उसको काउंट करके बता देते हैं कि 7 का मतलब क्या हो रहा है। वो 7 को अच्छे से जान रहे हैं और बहुत से बच्चे को 7 सुने होते हैं तो 7 उसको बोल देते हैं। तो इस पर भी हम और बात करेंगे। कुछ गतिविधियाँ हैं उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वस्तु मतलब बच्चों को जब भी गिनती से दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको वस्तु दिखाकर बताते जाइए ताकि वो मतलब समझ पाए कि एक का मतलब क्या हुआ। जैसे एक आम बोले, तो एक आम उनके सामने बन जाए और एक आम क्या बने सामने दिखे और एक आम मतलब वो समझ जाए कि एक आम। एक सेब बोलते हैं, तो एक सेब उनके सामने बन जाए और एक सेब का मतलब वो समझ जाए। क्योंकि अभी हम उनको लिखना नहीं सिखा रहे हैं, बस उनको जो गिनती की अवधारणा है, जो गिनना है, वो ही हम सिखा रहे हैं। 2 सेब बोलते हैं तो बच्चा गिन ले 1, 2, 2, 2 चीज़ उनको दिख जाए। 3 की बात करें तो 1, 2, 3, 3 सेब बोले तो 1, 2, 3 उनके सामने चित्र बनता जाए। तो ये चित्र कब बनेगा? जब हम उनको पहले वस्तु दिखाकर उनको गिनाए रहेंगे, वो बच्चे गिने हुए रहेंगे, स्वयं अपने से गिनेंगे, तब उनके सामने चित्र बनेगा। अगर आप मार्कर से सिखा रहे हैं, पेंसिल सिखा रहे हैं, तो पेंसिल का चित्र पेंसिल उनके सामने रखा हुआ है और उसको गिन कर वो जान रहे हैं कि ये 3 पेंसिल है। लेकिन धीरे-धीरे हम मूर्त से क्या करेंगे? अमूर्त की ओर भी बढ़ते जाएँगे। अगर आपके पास वस्तु नहीं है, लेकिन जो वस्तु बच्चे पहले भी देखे हुए हैं, अगर हम बोलेंगे 5 आम, तो आम बच्चे खाए हुए रहते हैं। 5 आम कै कितना हो कैसे होता है? तो 5 आम वो उनके सामने चित्र बन जाएगा कि 5 आम ऐसे होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का मतलब समझ जाएँगे कि ये 5 क्या होता है। फिर इसी तरह 6 का मतलब समझ जाएगा, 7 का मतलब समझ जाएगा, 8 का मतलब समझ जाएगा, जब उनके सामने क्या होगा? चित्र बनेगा। तो कुछ गतिविधि है जैसे अभी गिनने की बात कर रहे थे, अभी तक हम बच्चों को बता रहे थे कि कैसे गिनना है, ठीक है? तो उस पर बात कर रहे थे। अब बच्चों से एक गतिविधि कराते हैं कि कुछ भी वस्तु आप एकत्रित कर लीजिए। अगर स्कूल में कुछ नहीं है, तो कंकड़ तो होता है और लगभग बच्चों का कंचा होता है या तो आपके पास जितने बच्चे उपलब्ध हैं, उनका पेंसिल एकत्रित कर लीजिए, कॉपी एकत्रित कर लीजिए। कुछ भी चीज़ें जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसको जमा कर लीजिए। ये पहला गतिविधि है। बच्चों को बैठा दीजिए, ग्रुप में बैठा दीजिए, गोल बैठा दीजिए और आप जैसे किसी बच्चे को पेंसिल गिनने को दिए,
तो कि एक पेंसिल निकालो या तो इसको गिनकर बताओ कि कितना है। तो एक पेंसिल दी है तो बच्चा उसको गिन के बताएगा कि ये क्या है, 1 है। इसके बाद दूसरे बच्चे को दिए, बोले कि 2 पेंसिल दिए, उसी में से 2 पेंसिल दिए और बोले कि इसको गिन के बताओ। तो बच्चा उसको गिनता है 1, 2 और बताता है कि ये 2 पेंसिल है। इसी तरह अगला दीजिए 3 दे दीजिए, फिर 4 दे दीजिए और जितने बच्चे उपलब्ध हैं वहाँ, जितने भी उपस्थित हैं, उनको गिनने को कहिए और बच्चे उसको गिन-गिन कर बताएँगे कि ये कितना है। आप देते जाइए और बच्चे को काउंट करने को कहते रहिए। तो इस तरह ये पहला गतिविधि आप आसानी से करा सकते हैं। इसमें बच्चा देखिए गिनना अब स्वयं शुरू किया है। अभी तक आप बता रहे थे, अब जैसे शुरू में उनको हम बता दिए, अब उनसे हम गतिविधि करा रहे हैं। फिर बच्चा उसी को कर रहा है, गिन रहा है, अपने स्वयं से गिन रहा है। तो बच्चा क्या हो रहा है, गिनना सीख रहा है। इसके अलावा आप बोर्ड में भी बना सकते हैं और हालाँकि बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये शुरू में बोर्ड का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप लोग के लिए बता रहे हैं कि ये जैसे 2 है, 2 किसी बच्चे को 2 लड्डू दे दिया, 2 कंचा दे दी और बोले कि इसको गिनो, तो बच्चा गिनेगा 1, 2 तो बताएगा कि ये क्या है, 2 है। अब किसी बच्चे को 3 कंचा दिए, अब बच्चा उसको काउंट करके बताएगा कि ये कितना है, 3 है। ठीक है, अभी वो 3 कैसे लिखते हैं ये नहीं जान रहा है, लेकिन वो गिनना सीख रहा है। जो गिनती की अवधारणा है, वो समझ रहा है। अब इसी तरह दूसरा गतिविधि है, ये सारी गतिविधि आप कराते जाएँगे, बहुत कठिन गतिविधि नहीं होती है। ये सब गिनती सिखाने का जो गतिविधि है बहुत आसान भी होता है और जैसा देवाशीष सर बोले कि स्कूल में जो संसाधन उपलब्ध हैं, आप उससे भी ये सब को करा सकते हैं। बस उसमें अलग-अलग तरीका होता है जिसको हम गतिविधि कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पहले काउंटिंग वाला था कि बच्चे स्वयं गिनेंगे, आप बस देते जाइए और गिनने को कहिए। तो बच्चे उसको करेंगे। अब दूसरा गतिविधि इसी तरह का और करा सकते हैं कि ग्रुप में बच्चों को बैठा दें। सभी बच्चों को ग्रुप में बैठा दें, उनको कुछ खेल सामग्री दे दें जो उनके पास उपलब्ध है, या तो आपके पास उपलब्ध है। चाहे खेल सामग्री नहीं है तो गिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, पत्ती का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर माचिस की तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आसानी से मिल जाता है। और बच्चों को ग्रुप में बना के बैठाकर अब मान लीजिए खेल सामग्री कंचा दिए हुए हैं और फिर ये किसी बच्चे को खड़ा करा दीजिए, जिसका मान लीजिए किसी का नाम राम है, उसको खड़ा करा दीजिए और बच्चे से बोलिए, दूसरे बच्चे से बोलिए कि ये राम है, ये कंचा खेलना चाहता है, तो इसको आप 5 कंचा निकाल कर दो। क्योंकि आप उसको पहले से दिए, तो बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5 कंचा जान जाएगा, 5-5 कंचा निकाल कर उसको दे देगा, फिर 5 कंचा लेकर किनारे हो जाएगा। इसी तरह किसी को 2 कंचे की आवश्यकता है, तो उसको 2 कंचा दे दो, किसी को 3 कंचे की आवश्यकता है, तो बच्चे स्वयं आप पारी-पारी एक-एक बच्चे से गिनने को कहिए और अलग-अलग नंबर दीजिए, जहाँ तक आप सिखाए हैं। जैसा मैं शुरू में बताया था कि 1-2 ऐसे करते हुए 9 तक आप सिखाए हैं समझिए, 9 तक आप ज्ञान करा चुके हैं, वस्तुओं को दिखा-दिखा कर, तो बच्चा धीरे-धीरे उसको समझ रहा है और अब बच्चा स्वयं भी गिन रहा है। अब उनको 9 बोल रहे हैं, तो वो 9 वस्तु गिनता है और निकाल कर दे देता है, क्योंकि वो 9 तक जान रहा है। इससे पहले भी जैसा मैंने बताया कि बोलना तो कैसे जान रहा है, 20 तक भी जान रहा है, 30 तक भी जान रहा है, 40 तक भी जान रहा है, लेकिन बोलना जान रहा था। लेकिन जब उसको स्वयं गिनना सिखाया, जब हम लोग दिखाकर मूर्त रूप में दिखाकर जब सीखने को कहें, तो बच्चा अब वो 9 का मतलब भी समझ रहा है कि 9 क्या होता है। इससे पहले बस वो 9 एक संख्या है या तो 9 एक शब्द है जो वो सुना हुआ होता है, उसी को रिपीट करता था। लेकिन अब वो क्या हो रहा है, 9 का मतलब उसके सामने जैसे देवाशीष सर कहे कि चित्र बन जाता है। 9 का मतलब उसके 9 का उसके सामने चित्र सामने बन जाता है और वो 9 गिनता है और निकाल कर दे देता है। फिर इसी तरह जैसे ये 2 गतिविधि हो गई, ये सब गतिविधियाँ जो आसानी से करा सकते हैं। फिर तीसरा गतिविधि है कि मान लीजिए आप रोल एंड प्ले एक होता है कि बच्चों को कहानी बता सकते हैं या तो कुछ गतिविधि करा सकते हैं। किसी को आप परिवार वाला जैसे किसी को मम्मी बना दिए, किसी को पापा बना दिए, इस तरह का भी रोल एंड प्ले कहते हैं इसको। करा दीजिए, क्लास में बैठा दीजिए, उसमें बच्चों को मज़ा भी आता है। मान लीजिए कोई बच्ची को आज हम बोले कि आज आप घर के पेरेंट्स बने हैं, आप मम्मी बनी हुई हैं, आप सब्जी बना रही हैं और आपको प्याज चाहिए, ये आपके बच्चे हैं। अ, आप किसी बच्चे से आपको जितना भी प्याज की आवश्यकता है, आप जैसे बता दीजिए कि आपको 6 प्याज की आवश्यकता है, तो इनको बोलिए कि कोई भी बच्चा मुझे 6 प्याज निकाल कर दो। तो
कोई भी बच्चा अगर प्याज उपलब्ध है तो प्याज भी दे सकते हैं, या तो आप मानने को कहेंगे तो मान भी सकता है कि ये प्याज है, क्योंकि बच्चे घर-घर का खेल खेलते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को कोई भी सब्ज़ी बना लेते हैं या मान लेते हैं। और गणित में तो मानना अगर उसी समय सीख जा रहा है बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो वो बच्चा निकाल कर उसको दे देता है 6 ठो या 5 की आवश्यकता है तो 5 आलू की आवश्यकता है तो 5 आलू निकाल के दे दिया। इस तरह गतिविधि आप करा सकते हैं। ये तीसरा गतिविधि था कि खेल-खेल के में बच्चे सीखते हैं, और खेल-खेल में तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे हैं बस बच्चे गिनना सीखे हैं। उनको बस हम काउंटिंग सिखा दिए हैं और बच्चा 9 तक आसानी से गिन ले रहा है। तो और जैसा सर का एक सवाल था कि कैसे कौन-कौन सा सवाल पूछा जाए कि बच्चे इसको समझ सकें। तो इस तरह देखिए हम सवाल पूछ रहे हैं, उनसे जैसे 9 किसी को बोलेंगे 9 आलू निकालो या 9 कंचा निकालो, तो बच्चा 9 काउंट करके उसको निकाल कर दे रहा है और 9 का मतलब उसको दिख भी रहा है, क्योंकि स्वयं से निकाला है कि 9 कितना होता है। 9 फूल लाने को कहेंगे तो 9 फूल भी ला सकता है। 9 पेंसिल इकट्ठा करने को कहेंगे तो 9 पेंसिल इकट्ठा कर रहा है। मतलब वो 9 पूरी तरह से उसके सामने स्पष्ट होते जा रहा है कि ये 9 होता है। इसी तरह और भी गतिविधि कर सकते हैं। मान लीजिए कि सभी के घर में जैसे आप यहाँ उपलब्ध हैं, तो सभी के घर में क्या होता है कि सदस्य होते हैं। तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आप सोच के बताओ कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन-कौन रहता है? और गिन कर बताओ कि आपके घर में कौन-कौन रहता है और कितने लोग हैं। तो बच्चे बताते हैं अपने-अपने घर में सदस्यों की संख्या, मन में सोचेंगे या तो नाम बताएँगे, फिर उसको काउंट करेंगे कि कौन-कौन है और बताएँगे, कोई बताएगा 5 बताएगा, कोई बताएगा 6 बताएगा, कोई बताएगा 7 बताएगा। तो इस तरह गतिविधि करते जाते हैं और सवाल पूछते जाते हैं और सवाल के माध्यम से ही बच्चे उसका जवाब देते जाते हैं। अब एक गतिविधि है जो बहुत ही अच्छा है। कोई भी वस्तु एकत्रित कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ भी आप एकत्रित कर सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध है। स्कूल में गिट्टी वगैरह तो आसानी से मिल जाता है। आप एक टोकरी रख लीजिए और सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, सभी को एक-एक वस्तु आप दे दीजिए, चाहे वो कंचा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वस्तु आप मान सकते हैं जो आपके पास है। सभी को एक-एक हम क्या किए, वस्तुओं को दे दिए, सभी बच्चों को। अब क्या करना है, एक टोकरी सामने में आप टेबल में भी रख सकते हैं। टोकरी या कुछ भी ऐसा सामान चीज़ रख दीजिए जिससे वो गिरे ना। आप पहले बच्चे को बोलिए कि आप आपके पास जो भी सामान है, मान लीजिए कंचा है, तो आप अपना कंचा को लाइए और टोकरी में डालिए। तो पहला बच्चा उठकर आता है, टोकरी में डालता है। अब टोकरी में डाल दिया, अब बच्चे से पूछिए कि टोकरी में ये कुल वस्तु, ये जो वस्तु है कितना है? तो वो निकाल के बताता है, एक पहला बच्चा डाला है तो वो उठाया तो उसके सामने 1 रहेगा तो बताएगा कि 1 है, ये 1 है। या तो वो सवाल पूछ सकता है दूसरे से, या दूसरे बच्चे से भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि वो अब टोकरी में कितना है? तो बच्चा बताएगा कि कितना है? 1 है। अब दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। दूसरा बच्चा जाता है और उसको जो भी पहला बच्चा जैसे टोकरी में डाल दिया है, तो उसको निकालना नहीं, उसी में छोड़ देना है। अब दूसरा बच्चा आता है, वो भी अपना कंचा को उस टोकरी पे डाल देता है। मान लीजिए जैसे टोकरी है तो पहले 1 था, अब 1 बच्चा और डाल दिया। अब बच्चे से पूछिए कि अब इस टोकरी में कितना कंचा है? तो फिर बच्चा उसको गिनेगा, 1, 2, कितना कंचा है? 2 कंचा है, वो बता देगा। इसी तरह तीसरे बच्चे को बुलाइए, अब डालेगा तो टोटल हो गए हैं वहाँ 3, अब वो गिन के बता रहा है कि यहाँ कितना है? 3 है। इसी तरह चौथे बच्चे को बुलाइए, 5वें बच्चे को बुलाइए और आगे क्रम से बढ़ते जाइए, जितने बच्चे उपस्थित हैं, उनको बताइए आप और बुलाते जाइए, वो डालते जाएँगे और फिर निकाल कर बताएँगे कि कितना कंचा यहाँ है या तो कितना वस्तु यहाँ उपलब्ध है, और जैसा जितने भी कोई भी वस्तु आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और गिनकर बताते गए। तो इस तरह उनके सामने एक क्या हो जाता है, चित्र बनने लगता है, और जैसे 8 का मतलब वो अच्छे समझ गए, 9 का मतलब वो समझ गए। ठीक है, अभी हम 9 तक ही सीमित रखें, अगर 9 उसमें हो गए तो क्योंकि टीचर का काम होता है वो देखते रहे, गतिविधियों को कराते रहें। अगर 9 हो गया तो वहाँ पर उसको हटा सकते हैं, फिर जो नया टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर 1 से शुरू करा सकते हैं। ये शिक्षक के ऊपर होता है और शिक्षक उस गतिविधि को कराते जाएँगे।
और जैसा कि 10 की बात इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम सोचे हैं कि नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे हम 10 में पहुँचते हैं, कैसे हम बंडल बनाते हैं, उस पर बात की जाएगी। इसीलिए अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे हैं 9 तक ही बात कर रहे हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि बच्चे 1 से लेके 9 तक आसानी से गिन रहे हैं। और इसमें आप शून्य की भी अवधारणा जैसे इस गतिविधि से करा सकते हैं कि जैसे टोकरी में 9 तक संख्या पूरी तरह से भर गई। अब बच्चे 9 तक पूरा संख्या क्या किए, गिन लिए। अब उसमें से एक-एक कंचा बाहर निकालते जाएँगे और काउंट करने को कहेंगे। जैसे 9 है, तो एक संख्या बाहर निकाल लिए। तो उसमें बचा, आप फिर गिनने को बोलिए तो 8 बचेगा। फिर एक संख्या बाहर निकाल लिए, तो उसमें फिर बचेगा 7, फिर एक संख्या निकाल लिए बाहर। इसी तरह करते-करते जब 1 बचे, तो 1 भी निकाल देंगे, तो उस टोकरी में कुछ नहीं बचेगा। बच्चे से पूछिए कि आप टोकरी में कितना बचा? तो बच्चा बताएगा कुछ नहीं बचा। तो वही कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो ये आप आगे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आगे आप ऐसे शून्य की अवधारणा भी स्पष्ट करा सकते हैं और इस तरह कई चीज़ में आप कम कराते-कराते 0 तक पहुँचा सकते हैं। तो ये 1 से 9 तक जब बच्चा समझ गया, अब उसका ये मतलब हो जा रहा है कि वो गिन ले रहा है। आप किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं 5 वस्तु देकर पूछ रहे हैं बच्चे को कि ये कितना है? तो बच्चा उसको गिन कर बता दे रहा है कि ये 5 है। तो जब वो बच्चा ये सब समझ गया, वो गिनना सीख गया कि गिनती उसको आ गई कि वो गिन सकता है, तब हम उसमें सिंबल पे बात कर सकते हैं। अब उसको जब बच्चे को हम 1 लिखना सिखाते हैं, इसमें आपको जो कार्ड मिला हुआ है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बच्चों को गिनती लिखना सिखाते हैं तो। जैसे ये एक लड्डू है, अब बच्चे को बताएँगे 1 लड्डू है तो बच्चा उसको जान जा रहा है, वो अपने से गिन के भी बता दे रहा है 1। लेकिन अब इसको लिखें कैसे? तो लिखने उसको आप सिखा सकते हैं कि ऐसे करके ये जो 1 होता है, जो एक वस्तु होती है, चाहे वो एक चिड़िया हो, चाहे एक गाय हो, एक बैल हो, एक हाथी हो, एक शेर हो, जो भी हो, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे लिख कर बताते हैं, ये बताता है 1 को। ये इसका क्या है? प्रतीक है। 1 ऐसे लिखते हैं, गिनती के रूप में 1 ऐसे लिखा जाता है। फिर इसी तरह आप 2 वस्तु दिखाकर 2 को समझाएँगे, तो ये जो है, इसको बच्चा धीरे-धीरे इस 2 का भी मतलब समझने लगेगा, इस 1 का मतलब भी समझने लगेगा। इसी तरह आप क्रम से आगे बढ़ते जाएँगे और 9 तक आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और या तो पहले गिनने सिखा दीजिए, ऐसे करके आप बोर्ड में आप दे रहे हैं, तो 1 गिन ले रहा है, 1, 2 गिन ले रहा है, 1, 2, 3 गिन ले रहा है, 4 गिन ले रहा है, 5 गिन ले रहा है और धीरे-धीरे उसको 9 तक का जो ये सिंबल है, प्रतीक है, ये समझा देंगे, तो बच्चा इसको भी अच्छे से जान जाएगा और धीरे-धीरे जब हम शुरू किए हैं तो निश्चित रूप से बच्चा इसको आसानी से पहचानने लगेगा और ये जो चित्र बनता है, जैसे ये 2 अब चित्र बन रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, तो ये जैसे 2 बना दिए, तो यही चित्र उसके सामने बनेगा जब हम उसको बोलेंगे कि 5 क्या होता है, तो 5 का एक क्या बनेगा, ये वाला चित्र बनने लग जाएगा और 5 के सामने ये भी बनेगा। ये 5 ऐसा वस्तु होता है और जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बस ये क्या करना है, प्रदर्शित करने सिखाना है, तो बच्चे इसको अब लिखेंगे, उनके मन में ये चित्र भी बनता जाएगा, 5 का मतलब ये 5, 6 का मतलब वस्तु 6, आप ऐसे वस्तु दिखाकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। फिर 1 से 9 तक काउंटिंग सिखाने। जी सर। अच्छा, वही मैं कह रहा था सर कि बहुत सरल लगता है ये आज देखने में कि क्या ऐसी भी चुनौती बच्चों को आती है, लेकिन वास्तव में अगर बच्चों को चेक करना हो, तो हम अगर जो अपना छोटा बच्चा है जो गिनती स्तर पे है, उससे ये बोले कि 5 संतरा मुझे गिन कर दो, मुझे 5 संतरे दो, या मुझे 3 पेंसिल दो, या मुझे 7 किताबें दो, तो इतने में ही पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा अंकों को संख्या से वास्तव में जोड़ पा रहा है कि नहीं। और अगर हमने उस समय ही इस बच्चे की इस सोच की कमी को अगर दुरुस्त नहीं किया, तो आगे चल के उस बच्चे के साथ अन्याय होता चला जाएगा और कोई भी परिकल्पना अंकों की उसके दिमाग में अच्छे से विकसित नहीं होगी। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे उसमें से हम शून्य तक भी पहुंच सकते हैं। और शून्य की परिकल्पना कई बार बच्चों को स्पष्ट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को शून्य क्लियर नहीं होता है कि आखिर शून्य है क्या।
सोने तो पता ही नहीं चलता। तो सब कुछ निकल गया, जब कुछ नहीं बचा तो शून्य हो गया। तो काफी अच्छा। इस पे मैं बस एक बार ये रिपीट करना चाहता था कि 3 मिनट बाद ये सेशन कट जाएगा सर, तो सभी लोग वापस इसी लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे सर। जी, थैंक यू सर। तो बिल्कुल सर का जो सवाल था, अब मैं उस पर बात करने वाला था, लेकिन ठीक है, सर ने बताया कि यही सब जो सवाल है, इसमें जो जैसे 7 संतरे निकाल के दो, 8 कंचे निकाल कर दो, 9 पेंसिल निकाल कर दो। जब आप ऐसा सवाल कर रहे हैं और बच्चा निकाल कर वो सब चीज को दे रहा है, तो इसका स्पष्ट ये मतलब हो जाता है कि बच्चा क्या हो रहा है, गिनना सीख रहा है। और बिल्कुल अगर हम उनको ऐसा नहीं सिखाते हैं, तो उनके साथ क्या हो जाता है, अन्याय। कभी-कभी ऐसा नहीं लगता, अब जैसे आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, अगर मैं शुरू में पहले बता देता कि आज हम 1 से 9 तक के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग को ये भी लगता कि 1 से 9 तक सिखाना है, उसके लिए इतना ज़्यादा समय। देखिए, इतना गतिविधि 1 दिन का नहीं है, इतना ज़्यादा गतिविधि आप करा रहे हैं, एक गतिविधि करा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो जल्दी-जल्दी बोला जा रहा है और गतिविधि कराया नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप बच्चों के साथ ऐसा काम करेंगे, तो एक-एक गतिविधि कराने में आपको 1 क्लास लग जाएगा। तो 9 तक सिखाने में काफ़ी समय भी लगता है। तो बिल्कुल उस समय का इस्तेमाल करें। अगर हम जल्दी-जल्दी लिखना सिखा दें या कुछ कर लें, 1 से 9 तक बता दिए, दूसरे दिन 10 तक बता दिए, 20 तक बता दिए, 30 तक, ऐसे करते जाएँगे तो बच्चा नहीं सीख पाता और उनको क्या हो जाता है, उनके साथ अन्याय होता है, बिल्कुल होता है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद हमारा सेशन ये पूरा हो जाएगा, पहला सेशन। दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। आप सभी इसी लिंक पर जाकर, सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं, सभी जाकर फिर से उसी लिंक को टच करेंगे और वापस जुड़ेंगे। तो जैसा अब उनके सामने स्पष्ट हो गया, अब उनको लिखना सिखा रहे हैं कि एक ऐसा, तो एक का मतलब जब वो समझ गया तो वो लिखना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। या आप लोगों को लगता है कि अगर आप एक का मतलब समझा चुके हैं या बच्चा एक का मतलब समझ गया है, 2 का मतलब समझ गया है, 3 का मतलब समझ गया है, तो ये जो सिंबल है, ये सीखने में उनको क्या समय लग सकता है या नहीं लगेगा? बच्चे सीखेंगे अच्छे से या नहीं सीखेंगे, ये बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे ऐसे में सीखेंगे तो वाई लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि अगर बच्चे नहीं सीख सकते तो आप एन लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं। एक बार सभी कमेंट कर दें ताकि ये भी लगे कि जो यहाँ बोला जा रहा है तो कम से कम आप तक पहुँच रहा है। क्योंकि नया सेशन अभी शुरू होने वाला है, 1 मिनट का समय है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई कर दें। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं चाहता था कि सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि देखिए सभी कमेंट करेंगे तो ये लगेगा कि आवाज़ जो यहाँ से जा रही है वो सब तक पहुँच रही है। जैसे अभी 5 लोगों ने कमेंट कर दिया, सभी को धन्यवाद और लगता है कि सभी सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी इसी तरह जुड़े रहें और जो भी बात यहाँ बताई जाती है उसको एकदम ध्यान से सुनें और कोशिश ये करें कि आप यही तरीका से जाकर वहाँ सिखाएँ, और कुछ आपको इससे बेहतर नज़र आता है, क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं तो हो सकता है कि इससे इससे भी अच्छा आपको समझ में आ जाए और कई गतिविधि आपके सामने में आ जाए और बच्चों के स्तर के अनुसार आप उनको सिखा सकते हैं। तो सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा आप लोगों सभी ने रिप्लाई किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो लगभग हमारा अभी समय पूर्ण हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो बिल्कुल आप नोट करके रखे रहिएगा और सेशन के अंत में आप पूछ सकते हैं, या तो कोई विचार देना हो तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो इसके सर बाद जो गतिविधि रहेंगी अब ये अभी हम दो बताएँगे कि 1 से 9 तक जी। अभी सर 2 मिनट दिख रहे हैं, तो तब तक मैं एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, जवाब अगले सेशन में मिलेगा तो चलेगा। मेरा सवाल ये है सर कि क्या हमेशा बच्चों के साथ हमको 9 तक को अलग लेकर चलना चाहिए और दहाई के समय थोड़ा विशेष ध्यान देते हुए उसको अलग से बताना चाहिए? क्योंकि काफी बच्चों में देखने में आता है कि दहाई के मामले में बच्चे, छोटे बच्चे, पहली दूसरी के बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। मतलब दहाई की परिकल्पना उनको बहुत स्पष्ट नहीं होती है। भाई ये आखिर दहाई के जोड़ में, मतलब हासिल का जोड़, और दहाई के चलते वो हासिल के जोड़ में मार खाते हैं। तो यहाँ पे हमको लगता है कि एक आपका अनुभव से आप बताएं कि कितना हमको सचेत रहना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल सर। इसलिए ये सेशन भी अलग रखा गया है कि 1 से 9 तक ही लिया गया। चाहते तो 10, 11, 12 भी किया जा सकता था। लेकिन
अगर हम उनको सीधे ये बताते हैं 10 के बारे में बताते हैं, 11 के बारे में बताते हैं, ठीक है, इसमें बताएँगे ही, आगे हम बताएँगे ही। लेकिन जो इकाई और दहाई की जो अवधारणा है, उसके लिए क्या होता है कि बंडल बनाना पड़ता है। जैसे 9 के बाद हमारा 2 अंकों का संख्या आ जाता है, जैसे 0 और 1 मिलकर 10 बनता है। तो वो कैसे बनता है, फिर बंडल की जो बात होती है, जैसे इकाई है, दहाई है, तो इकाई तो आप जैसे एक-एक दिखा दिए, इसको समझा दिए कि ये इकाई है। लेकिन यहाँ दहाई से दूसरा मैटर शुरू हो जाता है। तो इस पर हम सीधे बंडल बनाने पे आ जाते हैं और एक ही दिन में अगर इसको हम शुरू करेंगे, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और फिर कहाँ से बंडल बनाना है, कैसे करना है, उनको दिक्कत होगी। और 1 से 9 तक वो अच्छे से सीख जाते हैं। 1 से 9 इसलिए हम अलग कर दिए कि 1 से 9 तक बच्चा अच्छे से सीख गया है। वो 9 का मतलब समझ रहा है, 8 का मतलब समझ रहा है, तो वो निश्चित रूप से 10 का मतलब भी समझ सकता है। लेकिन हम 9 तक रोकेंगे और जब 10 में पहुँचते हैं और फिर उसको धीरे से बंडल बनाने सिखाते हैं, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसे भी गिनना सिखा दिए। फिर उसको हम क्या बनाते सिखाते हैं, बंडल बनाना सिखाते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी चीज़ क्या होता है, 10 होता है, तब हम वहाँ क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं और बंडल कैसे बनाना है, पहले बनाकर दिखाना है, जैसे माचिस की तीलियों का मदद ले सकते हैं। उससे हम जैसे 9 होता है, 9 तक खुला रहता है और फिर जैसे बंडल होता है, उसको हम क्या करते हैं, बाँध देते हैं। और एक तरफ खुला 10 जैसे 1, 2, 3, 4 खुला 10 इकाई हम दिखा सकते हैं, चाहे माचिस की तीलियाँ। तो जैसे बताया जा रहा है कि 10 जैसे सर का सवाल था, तो इसलिए हम लोग 9 और 10 को अलग रखे हैं। इस पर हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उस दिन हम और अच्छे से बात करेंगे। और जैसे 10 खुला इकाई और 10 एक बंडल में बनाकर दिखाएँ और दोनों को बताएँ कि देखो दोनों बराबर है। तो मतलब एक बंडल बना हुआ है और एक खुला एक तरफ 10 है। तो दोनों में क्या है, बच्चा खुद ही बंडल बनाया है और 10 इस 10 का मतलब और उस 10 इकाई का मतलब बच्चा समझता है। फिर दहाई की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। फिर दहाई से सैकड़ा की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। और यदि हम स्थानीय मान जिसको कहते हैं, उनका संख्याओं का जो अंकों का स्थानीय मान होता है, इकाई दहाई अगर उनको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे ना संख्या का नाम समझ पाते हैं, ना बच्चे उसका स्थान को बता पाते हैं, ना बच्चे आगे जोड़ सकते हैं, ना घटाव सकते हैं घटाने सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। और अगर हम स्थानीय मान उनको क्लियर करते जाएँगे, ये इकाई की अवधारणा, दहाई की अवधारणा और सैकड़े की अवधारणा जब हम स्पष्ट करते जाएँगे, तो बच्चों को जब हम आगे जो हमारी संक्रियाएँ होती हैं, गणित में जो संक्रियाएँ होती हैं, बच्चे उसको आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आप यहाँ नहीं सिखा पाए, उनको ये जो स्थानीय मान की अवधारणा है, इकाई, दहाई, सैकड़े की अवधारणा है, उनको अगर नहीं सिखा पाए तो समझिए कि वो जोड़-घटाव में हमेशा गलती करते रहेंगे। जैसा सर ने कहा कि घटाव वाले जो सवाल होते हैं, जो हासिल वाले, बोरो करने वाले होते हैं, उधार वाले और जो जोड़ने वाले होते हैं, हासिल करने वाले, कैरी करने वाले, तो उन सवालों को बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन यहाँ हम स्पष्ट कर दिए रहते हैं, बंडल बनाना सिखा दिए रहते हैं और 10 का मतलब 11 का मतलब हम समझा देते हैं कि 1 बंडल, 1 11, 1 बंडल और 1 बंडल मतलब 1 10 का बंडल और 1 मिलकर क्या हो जाता है, 1 इकाई मिलकर 11 हो जाता है। जो आगे की गिनती है 10, 11, 12 वो इसलिए ही हम रुके हुए थे क्योंकि हम बंडल बना के पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे की गिनती सिखाते हैं। जैसे हम 9 तक बनाकर दिखाए थे, अभी 9 तक वस्तुओं को दिखाकर 9 तक गिनती सिखाए थे। उसी तरह हम जब आगे की गिनती सिखाएँगे, तो उसमें भी बच्चों को वस्तुओं को दिखाकर ही हम क्या करेंगे, गिनती सिखाएँगे, तभी बच्चे सीख पाएँगे। इसलिए इसके बाद जो आता है 10 का आता है, बंडल बनाते हैं, फिर सिखाते हैं। क्योंकि गिनना अब 100 तक गिनना है, तो 100 तक वस्तु गिनते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और बच्चों को वैसे सिखाया जा सकता है, लेकिन उतना चित्र उनके सामने नहीं बनेगा। लेकिन जब हम दहाई में आ जाते हैं, तो दहाई बंडल जब बनाकर दिखाते हैं, तो उस वो गिनना उनके लिए आसान हो जाता है और उसका चित्र भी बच्चों के सामने बनता है। जैसे मान लीजिए 92 है, तो उसमें 9 दहाई जब बच्चा दहाई समझ गया, तो 9 गिनेगा और 2 अलग कर लेगा। लेकिन अगर आप दहाई तक नहीं सिखाएँ, बंडल नहीं बनाने सिखाएँ, तो 92 का 92 वस्तुओं को इकट्ठा करना, फिर उसका चित्र कल्पना करना बच्चों के सामने मुश्किल है। लेकिन आप उनको सिखाए हुए हैं कि बंडल बनता है, जैसे 10 होता है, दहाई का बंडल बनता है, तो 9 चित्र बनेगा, 9 दहाई का चित्र बन सकता है और 2 इकाई का चित्र उनके सामने बन जाएगा और 92 क्या होता है ये समझ जाएँगे। इसलिए हम यहाँ तक रुके रहते हैं 9 तक और उसके बाद हम बंडल बनाते हुए आगे जाते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से सीखें। तो चलिए अब हम कुछ गिनती पे कुछ गतिविधियाँ हैं, 1 से लेके 9 तक। जब 1 से 9 तक सिखा दिए होते हैं, बच्चे 1 समझ गए, 2 समझ गए, 3 समझ गए। अब वो चित्र भी बना ले रहे हैं और वो समझ जा रहे हैं कि 3 क्या है। तो अब इसके लिए
अभ्यास करने के लिए कुछ गतिविधियाँ हैं कि बच्चों को गोल में बैठा दीजिए, ग्रुप में बैठा दीजिए। एक बच्चा को बोलिए कि खड़ा होके बोलेगा 1, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा खड़ा होके बोलेगा 2, उसके बाद जो गिनती आती है उसको वो बोलते रहेंगे, क्रम से बोलेंगे। और क्रम से ही बैठा है इसके लिए हम जो हमको मिला हुआ है ज्ञानशाला के द्वारा जो संख्या कार्ड मिला हुआ उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को लाइन से बैठाए हुए हैं, तो उनको एक का कार्ड है, एक वस्तु दीजिए, एक का कार्ड पकड़ा दीजिए, दूसरे नंबर पे बैठाइए उसको 2 वस्तु दे दीजिए और 2 का कार्ड दे दीजिए। इसी तरह क्रम लाइन से बैठा दीजिए, उनको कार्ड भी दीजिए और वस्तु भी दीजिए। और उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि 3 जैसे मान लीजिए 3 वस्तु कुछ भी दिए हैं, कंकड़ दिए हुए हैं, तो 3 कंकड़ किसके पास है? तो बच्चा खड़ा होके सभी ये गिनेंगे अपना जिसके पास 3 होगा वो 3 कंकड़ लेकर खड़ा हो जाएगा और दिखाएगा कि मेरे पास 3 कंकड़ है। तो आपके पास 3 कंकड़ है तो 3 का कार्ड कैसा होता है या 3 कैसे लिखते हैं? तो वो कार्ड आपको दिखाएगा, बच्चों को दिखाएगा कि 3 इसको 3 कहते हैं। इसी तरह 4 कंकड़ गिनेगा, खड़ा हो गया और अपना कार्ड दिखाएगा कि ये 4 का कार्ड है या तो 4 ऐसे लिखते हैं। फिर 5 का, 6 का आप विभिन्न तरह के सवाल उनसे पूछ सकते हैं और बच्चे गिन भी रहे हैं और कार्ड भी दिखा रहे हैं। इसी तरह और भी कर सकते हैं कि गतिविधि और कर सकते हैं अंक कार्ड की मदद से कि कुछ वस्तु सामने रख सकते हैं और बच्चे को कार्ड दे दीजिए 1 से 9 तक का कार्ड दे दीजिए और किसी बच्चे को खड़े करके पूछिए कि आपके पास कौन-सा कार्ड है? तो बच्चा दिखाएगा 3 का कार्ड है मान लीजिए। तो आप दूसरे बच्चे को बोलिए कि 3 का कार्ड है या तो ये जो भी कार्ड है इतना मात्रा में आप वस्तु को निकाल लिए। कंकड़ निकालिए तो कंचा निकालिए या जो भी सामान उपलब्ध है उसको निकालिए। एक बच्चा कार्ड दिखाएगा, दूसरा बच्चा उस वस्तु को निकालेगा जितना कार्ड में लिखा हुआ होगा। तो इस तरह अब देखिए इन सब गतिविधि से ये हो जा रहा है कि बच्चा गिन के कार्ड पहचान जा रहा है। अब कार्ड में लिखा संख्या को देखकर जैसे 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब समझ रहा है और क्या कर रहा है 9 वस्तुएँ निकाल रहा है। अब उससे आप पूछते हैं कि 9 लिखो, तो निश्चित वो बोर्ड में क्या लिख सकता है? 9 लिख सकता है। अगर उससे बोला जाए 8 लिखो या तो ये कितना लिखा हुआ है, तो बच्चे इसको बता देंगे कि ये क्या लिखा हुआ है 8। तो इस तरह अगर कंटिन्यू अभ्यास कराने से उनको ये जो लिखा हुआ होता है, प्रतीक होता है, इसको बच्चे आसानी से समझ जा रहे हैं और जो अंक कार्ड आपके सामने पास उपलब्ध है, उसका पूरा उपयोग कीजिए, उससे बच्चे इसको और आसानी से सीख लेंगे। क्योंकि अब बच्चे कार्ड देखकर वस्तु निकाल रहे हैं, तो वो जो 8 है उसको भी पहचान रहे हैं और 8 का चित्र उनके सामने बन रहा है। अभी तक हम बोलते थे, अब वो देख कर भी काम कर रहे हैं। तो 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएँ, अंक है लिखे हुए हैं, उसको बच्चे आसानी से पहचान रहे हैं और पहचानने के बाद उतने वस्तु भी निकाल रहे हैं, मतलब वो गिन भी पा रहे हैं और जो स्पष्ट भी हो जा रहा है, वो अंकों को, संख्याओं को भी पहचानने लगे हैं। इसी तरह 1 से 9 तक अ, उल्टे गिनती जैसे अभी बताया गया, उल्टी गिनती भी आप करा सकते हैं कि बच्चे को बैठा दीजिए और एक बच्चे को बोलिए जैसे वो 9 बोला तो दूसरा बच्चा 8 बोलेगा, तीसरा बच्चा उससे पहले 7 फिर उससे पहले 6 इस तरह का सभी बच्चे खड़े होते जाएँगे और पहले की संख्या बोलते जाएँगे। तो उल्टी गिनती भी आप शुरू कर सकते हैं कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्योंकि आप 1 से 9 तक सिखा दिए हैं तो 9 से 1 तक सीखने में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या भी करा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे बताया गया था कि बच्चों को लाइन से बैठा दिए, क्रम से बैठा दिए हैं, किसी को 1 वस्तु दिए हैं, 1 का कार्ड दिए हुए हैं, दूसरे बच्चे को 2 दिए हुए हैं, 2 वस्तु दिए हैं, 2 का कार्ड दिए हुए हैं। 3-4 क्रम से करते हुए 9 तक गए हैं, 9 तक यही प्रक्रिया किए हुए हैं। अब किसी बच्चे को संख्या मान लीजिए 5 है, तो बोलिए जिस बच्चे के पास 5 वस्तु है या 5 का कार्ड है, वो खड़ा हो जाएगा। अब खड़ा हो गया वो, अब बताइए कि उससे पहले 5 से पहले कौन है? तो 5 से पहले जो होगा, वो उसके आगे बैठा होगा, तो उसके आगे कौन है? 4 है, तो वो गिन के बताएगा 4 है। तो 5 के पहले क्या आया? 4 आया। इसी तरह 5 के बाद में क्या आया? तो 5 के बाद जो है वो बता देगा बच्चा कि 6 आया। तो इसी तरह कोई भी बच्चे को खड़ा कर दीजिए और उससे पहले और बाद का संख्याएँ भी सिखा सकते हैं कि 5 के पहले क्या आता है और 5 के बाद क्या होता है। एक बार बस गतिविधि से बताएँगे, फिर बच्चे को ऐसे भी पूछेंगे कि 9 से पहले क्या आता है, तो बच्चा बता देगा 9 से पहले 8 आता है। इसके अलावा आप जोड़ी मिलान भी दे सकते हैं। आप बोर्ड में भी काम करा सकते हैं कि एक तरफ
अब ये सब अभ्यास है, क्योंकि अभी हम जो सिखा रहे थे वो हम सिखा दिए हैं। जैसे एक तरफ लिख दिए संख्याओं को 9 तक, और एक तरफ जैसे ये एक तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उसका क्या बना दिए, गोला बना दिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और इधर कितना बना हुआ है, 2 बना हुआ है, तो जोड़ी मिलाना है। तो ये 2 है, मान लीजिए 1 और 2, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। पहले ये बना दीजिए और इधर संख्या लिख दीजिए और उसका जोड़ी मिलाना रहेगा। जैसे 2 है, 1 और 2 है, तो 2 कहाँ है, ये, तो बच्चा उसको ऐसे मिलाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 है तो उसको बच्चा ऐसे मिलाएगा। तो ये जोड़ी मिलान भी बहुत अच्छी गतिविधि है और बच्चे जोड़ी मिलाकर भी अब इसको पहचान जा रहे हैं। ये गिन के, तो ये क्या हो रहा है कि दोनों पहचान रहे हैं, इसको भी पहचान जा रहे हैं और उसको भी पहचान रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। इसी तरह आप काउंट एंड राइट भी दे सकते हैं कि मान लीजिए 2 गोला कर दिए, इसको बच्चे को कहना है कि गिनिए और लिखिए कितना है। तो बच्चा गिना 1 2, 2 का चित्र उसके सामने तुरंत बना और वो क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो अब 1 से 9 तक बच्चा आसानी से पहचान रहा है, चाहे उसके प्रतीक की बात करें या गिनने की बात करें, बच्चा उसको आसानी से कर रहा है और पहचान जा रहा है कि 1 क्या है, 9 क्या है, मतलब समझ जा रहा है वो उसका। तो इस तरह कई गतिविधि आप करा सकते हैं। देखिए 1 से 9 तक ही कितने सारे गतिविधि हो गए हैं। जो हम इतना गतिविधि बच्चों के साथ करेंगे और 9 तक की अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे, तो उनको आगे जब आप बताएँगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो 9 तक अगर समझा दिए, तो फिर जैसे 10 में आएँगे, बंडल बनाने सिखाएँगे, तो निश्चित रूप से बच्चा उसको सीख जाएगा। और पूरा गतिविधि कराइए जितना भी हो सकता है। इसमें आप 1 से 9 तक जोड़ना, घटाना ये सब भी कर सकते हैं। एक गतिविधि जैसे बताया गया था कि एक-एक कंचा सभी को दिए हैं या एक-एक वस्तु सभी को दिए हैं और बच्चा टोकरी में जाकर गिनता है, तो उससे उससे जोड़ भी हम सिखाते जा रहे हैं बच्चे को कि एक-एक बढ़ता जा रहा है। जैसे 1 है, 1 में 1 मिला दिए, पहले 1 कंचा था, फिर 1 कंचा डाल दिए तो दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2। अब 2 कंचा है, 2 में फिर 1 डाल दिए, तो पहले 2 था, फिर 1 और डाल दिए तो कितना हो गया, 3। तो देखिए जब अंकों को लिखना नहीं सीखा, लेकिन जो जोड़ना क्या हो गया, बच्चा सीख रहा है। इसी तरह 3 है, फिर 3 में 1 मिला दिए तो 4। मान लीजिए 2 है और 2 डाल दिए तो कितना हो गया, 4। वो मिलाकर अपने से जोड़ना सीख जा रहा है। इसी तरह कम करना भी सीख रहा है। जैसे 9 था, उससे 1 निकाल लीजिए तो कितना बचा, 9 में से 1 निकाल लिए तो 8 बचा। वो निकाल कर खुद ही देख रहा है और पूरा 1 से 1 निकाल लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं बचा मतलब उसी को क्या कहते हैं हम, शून्य कहते हैं। तो लगभग आज जो हमारा टॉपिक था, जितनी गतिविधियाँ थीं, आप लोगों को बताया गया। और आप, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग जब जाएँगे स्कूल में, तो बिल्कुल आप इस पे काम कीजिएगा। कि सवाल आया है, एक बार देख लेते हैं, फिर उस पे बात करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 1 से 9 तक की गतिविधियों के बारे में बताया कि 1 से 9 तक अगर बच्चा अच्छे से सीख जाएगा तो वो उसके सारे गणित के शिक्षण का आधार है। और इस 1 से 9 बताने में आप आगे की संख्या बताओ, पीछे की संख्या बताओ, आप एक एक जोड़ते चले जाओ तो कौन सी संख्या बनती है, एक एक घटाते चले जाओ तो संख्या कौन सी बनती है, जब कुछ भी नहीं रह जाता तो शून्य निकल आता है, वो शून्य बन जाता है। और उसके बाद मिलान करो, कितने तरह की गतिविधियों के बारे में आपने बताया। और आज से हमने गतिविधियों का कार्यक्रम शुरू किया और धीरे धीरे जो भी गतिविधि हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर हम नोट्स भी डेवलप करेंगे। ऐसे नोट्स जो आपके साथ भी साझा किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप और अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो हर छोटे छोटे विषय पे, जैसे 1 से 9 की गिनती पे आज कम से कम 10 गतिविधियां बनाकर लिखकर हो सकता है कुछ दिनों में आपके साथ साझा की जाएंगी। लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप उसको बच्चों के साथ प्रयोग करेंगे और अपने ओर से भी कुछ सुझाव और कुछ बिंदु उसमें देते चलेंगे। तो हमारा अब लॉकडाउन वगैरह के भी प्रभाव कहीं कहीं कम हो रहे हैं। जिनकी जिनकी ज्ञानशाला शुरू हो गई हो वो 1-2 फोटो भेज दिया करेंगे। और आज मैं सवाल किसी के पास हो तो बिल्कुल करेंगे। बीच में मैं 1 मिनट बस एक परिचय करा दूं। हमारे साथ आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमारे मार्गदर्शक और छत्तीसगढ़ के मतलब अति प्रतिष्ठित, अति प्रसिद्ध प्राचार्य महोदय विनोद कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। विनोद गुप्ता सर, नमस्कार।
नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत और है आपका सर। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और सर के अंडर से संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर से न जाने कितने गरीब घर के बच्चे आईआईटी मेडिकल ये सब पहुंचे हैं। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारे आलोक सर के गुरु हैं विनोद गुप्ता सर, एक तरह से समझिए। और हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और हम अपने ज्ञानदूत साथियों को भी नमन करते हैं सर। निश्चित रूप से आज गुरु पूर्णिमा है और सभी के गुरु होते हैं, मेरे भी गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोगों हमेशा ज्ञान प्राप्ति की दिशा में लगे रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो हम सभी के बहुत सारे गुरु होते हैं, कुछ विशिष्ट गुरु भी होते हैं जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आज के दिन उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है, और बिना गुरु के ज्ञान होता भी नहीं है। और इस ज्ञानशाला में हमारे जो ज्ञान दूत हैं वो भी गुरु हैं और वो भी सभी आदरणीय हैं। और मैं चाहता हूं कि अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आपको सही अर्थ में गुरु बनना होगा, और आप इस दिशा में लगातार सक्रिय भी हैं, काम भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप अपने आपकी जो गरिमा है, जो गुरु की एक गरिमा होनी चाहिए, उसको निश्चित रूप से पाएंगे। और आप जिन बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से स्कूलों में बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में कोरोना की संकट काल में आप ज्ञानशाला के माध्यम से ज्ञानदूत बनकर बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी गुरु हैं और गुरु के रूप में मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप इसी प्रकार लगे रहें, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा देव सर, कि इस वर्कशॉप में जो संख्या होनी चाहिए हमारे ज्ञानदूतों की, वो निरंतर कम होती जा रही है। मैं देख रहा था मुश्किल से 7-8 लोग जुड़ पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ज्ञानदूत हैं वे अन्य दूसरे साथियों को भी थोड़ा प्रोत्साहित करें, और ये संख्या बढ़नी चाहिए, कि प्रशिक्षण लगातार हो रहा है, चाहे संख्या कम हो ज्यादा हो, ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और आलोक जी गणित की संक्रियाओं को एक्टिविटी के माध्यम से कैसे किया जाए उसको बहुत बढ़िया उन्होंने समझाया है। तो इस तरह के प्रशिक्षण में जो बातें होती हैं वो सीखने के लिए है, और ज्ञानदूतों को सीखना भी है, बच्चों को सिखाना भी है। और गणित एक कठिन विषय के रूप में गलत तरीके से लोगों ने परिभाषित किया हुआ है वर्षों से। इस धारणा को भी तोड़ना है। गणित बहुत सरल विषय है, ऐसा मेरा मानना है। और गणित की एक भाषा होती है, जैसा कि हिंदी और इंग्लिश संस्कृत की भाषा के रूप में हम जानते हैं, तो गणित की भी अपनी एक भाषा है। अगर उसकी बेसिक चीजों को हम ढंग से समझ लें तो बच्चों को बहुत आसानी से, जैसा हिंदी इंग्लिश का हम ज्ञान देते हैं, वैसा हम गणित की भी शिक्षा दे सकते हैं। तो आज के दिन ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उत्साहवर्धन किया और आप सतत मार्गदर्शन में ज्ञानशाला कार्यक्रम में लगे रहते हैं। सर, संख्या कोरोना का प्रभाव है, इसके कारण कुछ संख्या हमारी कम हो गई है। साथी जुड़ रहे हैं, कुछ साथी छूट भी जाते हैं, बट धीरे धीरे इस पे और बेहतर से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अब हमने एक्टिविटी मोड में कार्यक्रम करना शुरू किया। आलोक सर ने मैथ का लगभग पूरा सिलेबस खत्म किया और अब हम आज से एक्टिविटी हमने शुरू की। तो आज हम सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सरलता से कैसे सिखा पाएंगे। तो एक दिन एक एक विषय वो लेंगे, एक दिन हो सकता है वो नंबर चार्ट लेंगे और 10 गतिविधियां बताएंगे कि एक नंबर चार्ट 1 से 100 की संख्या आप लेकर पता नहीं क्या क्या सिखा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह की क्रिएटिव चीजें अब सर सिखाएंगे और इस पे हम कोशिश करेंगे कि 4-5 दिनों के अंदर हम इस पे नोट्स भी अपने साथियों को उपलब्ध कराते जाएं, ताकि वो इस पे अच्छे तरीके से आगे बढ़े और बच्चों से अच्छा रिजल्ट ले पाए। तो यही विषय है और मुझे उम्मीद है कि लोगों के पास कुछ प्रश्न होंगे, और किसी भी साथी के पास कोई भी प्रश्न हो
1 से 9 तक की संख्या के ऊपर अगर वो आलोक सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कुछ भी पूछे, या कोई चुनौती आपने फेस की है कि बच्चा तो समझता ही नहीं है, लाख प्रयास आप करते हैं और बच्चा अंक की परिकल्पना उसमें स्पष्ट ही नहीं होती है, ऐसी कोई परिस्थिति आपने देखी हो, कृपया सर से बात कीजिए, यहाँ पे उसका उत्तर निकल आएगा। आलोक सर और बाकी साथी प्लीज। थैंक यू सर। तो जैसा आप लोगों को आज बताया गया कि 1 से 9 तक बच्चों को जो गिनती की अवधारणा है वो कैसे स्पष्ट किया जाए, और बच्चे जैसे अंकों को नहीं पहचान पाते या उसका मतलब नहीं समझ पाते, तो आज जितनी भी गतिविधि बताई गई हैं उसमें बच्चों के सामने एक चित्र बनता है और बच्चे उसको पहचान जाते हैं। तो ये जितनी भी गतिविधि आप लोगों को बताई गई है, बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी सवाल अभी आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। और यदि अभी पूछने में अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप काम करने जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, उस समय आपको कोई दिक्कत आती है, तो क्योंकि ग्रुप में सभी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, आप उसमें भी सवाल कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जैसा एक सर का सुझाव आया था कि पैसे के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाएं, गिनना सिखाएं। तो बिल्कुल जब हम वस्तुओं के माध्यम से सिखा लेंगे, उसके बाद हम बाद में जब आगे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। पहले हम वस्तुओं के माध्यम से सिखाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वस्तु को काउंट करना, गिनना वो बच्चे सीखेंगे तभी वो आगे का जो क्रियाकलाप है उसको कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो बहुत सर बहुत लगता है कि धन्यवाद। या मुझे भी लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है, सभी को स्पष्ट है, और मुझे लगता है साथियों ने इस प्रशिक्षण का आनंद लिया होगा। अगर आपको प्रशिक्षण अच्छा लगा है तो कृपया चैट बॉक्स में वाई लिख दें, उससे हम समझेंगे कि यस है, कि आज का प्रशिक्षण आपको ठीक लगा है। तो इसी लाइन पे आगे सर आपको अगले सत्र में भी अगले शनिवार को बताएंगे। तो जिनको भी प्रशिक्षण या किसी को अच्छा नहीं लगा है तो आप एन लिख सकते हैं, तो हम समझेंगे कि नहीं और कुछ सुधार की आवश्यकता है, कृपया। तो इसको जितना जल्दी आप करेंगे, हम इस सत्र को उतना जल्दी आज समाप्त घोषित करेंगे। और शनिवार का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सभी के जीवन में अच्छा हो, कल्याण हो। जिनको ये सत्र अच्छा लगा हो प्लीज वाई लिख दें, जिनको नहीं लगा है एन लिख दें। ओके, मुझे भी ठीक लगा है, मैंने वाई लिख दिया। तो लगभग सभी के लिए सत्र अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले शनिवार फिर 2 बजे हम जुड़ेंगे सर के साथ मैथ्स के लिए। कल सचिन कुलकर्णी सर अंग्रेजी की क्लास लेंगे, वर्ड फैमिली के ऊपर वो चर्चा करेंगे, तो कल जुड़ना न भूलें, वर्ड फैमिली के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।